जो हम हमारी पुस्तिका का 7वां अध्याय कुल 3 भागों के अंतर्गत पूरा कर चुके हैं। आज ये जो चौथा भाग है ये इस अध्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित है। इनके अंतर्गत हम कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी करेंगे, कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा पाठ था, अध्याय था, ये हमारे जो भी शहर थे, नगर थे, उनका प्रशासन से संबंधित था और ये मैं समझती हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आपने इसको ढंग से समझा होगा तभी आप इस भाग को कर पाएंगे, यानी कि जो प्रश्न है उनको हल कर पाएंगे। तो मैं सोचती हूँ आपने बिल्कुल इस अध्याय का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक प्रश्न को। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? बच्चों ये जो प्रश्न है आप तभी बता सकते हैं जब आपने पढ़ा होगा कि यास्मीन खाला कौन थी और वहाँ पर क्या क्या हुआ, बच्चे उनके घर क्यों गए। जब अध्याय में आपने ये घटना पढ़ी होगी तभी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ी होगी बिल्कुल। हम इसका उत्तर देखते हैं। बच्चे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है, क्योंकि बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेलते टाइम ट्यूबलाइट टूट गई थी और उस ट्यूबलाइट का पैसा वो देना चाहते थे तो इसलिए उनको पता चला कि नगर निगम को देना पड़ेगा। इसलिए वो यास्मीन खाला के घर पे गए, क्योंकि यास्मीन खाला नगर निगम में पहले नौकरी करती थी। इसलिए वो पूछने के लिए गए कि ये पैसा हम कहाँ पर जमा करवाएं। चूंकि एक बच्चे की मां ने सभी को पता चला कि वे नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, ये जो पैसा देने का कार्य है किसको देना है, नगर निगम को देना है। पहले यास्मीन खाला नगर पालिका में काम करती थी, इसलिए सभी बच्चे यास्मीन खाला से मिलने उनके घर पर गए। ये है कि यास्मीन खाला से क्यों मिलने गए। दूसरा प्रश्न है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों को के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। देखो बच्चों, नगर निगम का जो कार्य है वो लोगों के जीवन को प्रभावित अलग अलग तरीकों से करता है। हमें सिर्फ 4 तरीके लिखने हैं। ये जो 4 तरीके दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि ये 4 तरीके ही आप लिखो। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अलग अलग तरीके लिख सकते हो। ठीक है, परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करें। रटे रटाए प्रश्नों को हमें उत्तर नहीं देना है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से नगर निगम के प्रमुख जो कार्य हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। घरों और बाजारों से कचरा जमा करना और उनका निपटारा करना, इससे सड़कें और गलियां साफ सुथरी होती हैं, यानी कि सफाई कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नालियों को साफ करना, इससे शहर साफ होता है। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना, इससे लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। नगर निगम के उपरोक्त कार्य से शहर के निवासियों के जीवन आसान हो जाता है। बच्चों इसके अलावा आप और भी कार्य लिख सकते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था करना, मीठे पानी का नल की व्यवस्था करना। ठीक है, टंकियों को साफ करना, पानी की टंकियों को साफ करना, जिससे रोगों से रोकथाम हो सकती है। पेड़ों की कटाई करना, छंगाई करना, जिससे जो बिजली की लाइनें होती हैं वो व्यवस्थित रूप से रहती हैं, जिससे हमारे घरों में नियमित रूप से बिजली आ सकती है। ऐसे काफ़ी सारे कार्य हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। आप अपनी इच्छा से अलग अलग कार्यों को यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नगर निगम पार्षद कौन होता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, हमने इसको अच्छे तरीके से समझा है। शहर कई वार्डों में विभाजित होता है, यानी हर जो कॉलोनी होती है उसमें कई वार्ड बने होते हैं और हर वार्ड के लोग अपना एक नेता चुनते हैं जिसे वार्ड पार्षद कहते हैं। ठीक है, जिसे नगर निगम पार्षद या वार्ड काउंसिलर भी कहा जाता है, तो ये वार्ड पार्षद होता है। चौथा प्रश्न है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? ये हमने घटनाक्रम पढ़ा था बच्चों। गंगाबाई का जो क्या था, नगर निगम का विरोध किया था गंगाबाई ने, तो कैसे किया था वो हम पढ़ते हैं। गंगाबाई के मोहल्ले की गली से नियमित रूप से कचरे उठाने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे गंदगी और बदबू से सभी लोग परेशान थे। इसलिए गंगाबाई ने मोहल्ले की सभी औरतों के साथ मिलकर पहले पार्षद के सामने, फिर आयुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी अर्जी दी और अपनी समस्या का समाधान किया। 5वां प्रश्न है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है, यानी कि नगर निगम को आय कहाँ से होती है? इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मान लो ऐसा पूछ लिया जाए, धन कहाँ से प्राप्त होता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाए, नगर निगम की आय के स्रोत बताइए। ठीक है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि नगर निगम में आमदनी कहाँ से प्राप्त होती है, नगर निगम कर क्यों लगाता है। ऐसे अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। आपको समझना है कि नगर निगम की आय, पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न कैसे भी आए, उत्तर हमें अपने तरीके से लिखना है। नगर निगम अपने काम के लिए विभिन्न तरीके के कर लगाता है।
कर यानी टैक्स, जैसे संपत्ति कर, मनोरंजन कर, दुकान या होटल के लिए कर, पानी पर कर आदि से धन इकट्ठा करता है। सरकार से भी कुछ राशि की सहायता मिलती है जिसे अनुदान कहा जाता है, यानी सरकार अनुदान देती है। अनुदान कर के माध्यम से नगर निगम को आय होती है। छठा प्रश्न है, क्या आप सोचती हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं है? नगर निगम के अंदर ही काम करते हैं, जैसे यास्मीन खाला नगर निगम में काम करती थी, उसके बाद में भी उनके पास में कूड़े के निपटारण के लिए सही सुविधाएं क्यों नहीं थी? जो लोग नगर निगम में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं इसलिए नहीं होती कि अपने कूड़े के निपटारण के लिए उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त कोष नहीं है, साथ ही कर्मचारी और उनके ऑफिसर में जागरूकता की कमी है। यानी कि नगर निगम के जो लोग हैं उनके पास में पूरी मशीन नहीं होती है कूड़े को इकट्ठा करने के लिए। मशीन क्या चाहिए कूड़े को इकट्ठा करने के लिए बच्चों? जैसे डस्टबिन चाहिए, जैसे गाड़ियाँ चाहिए उस कूड़े को ले जाने के लिए, कर्मचारी चाहिए जो भी उस गाड़ी को चलाएंगे, ड्राइवर हैं, उस कूड़े को उठाने वाले कर्मचारी चाहिए। तो इसके लिए कोष की आवश्यकता होती है। कोष मतलब पैसे की आवश्यकता होती है। तो कई बार नगर निगम के पास में इस पैसे की कमी होती है तो वो नहीं उठा पाते, और कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो ही जागरूक नहीं होते, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए वो इस समस्या से जूझते रहते हैं। प्रश्न 7 है, इसको पहले हमें पढ़ना है क्योंकि ये जो प्रश्न दिया गया है बच्चों पहले हमें पूरी घटनाक्रम की जानकारी दे रहा है, उसके बाद में जब इस पूरी घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं उसके बाद में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले हमें इसको पूरे अच्छे तरीके से समझना है कि इस प्रश्न में कौन सी घटना बताई गई है। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं, यानी कि घरेलू नौकर जो हैं जो घर में काम करते हैं, घर के अंदर सफाई का काम या मजदूरी का काम या जो भी है वो काम करते हैं, उसके बारे में है ये। दूसरे घरों को साफ रखते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। यानी कि ये जो भी बात की जा रही है ये की जा रही है सफाई कर्मचारियों की, जो कि घरों में भी काम कर रहे हैं और नगर निगम के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद वे जिन बस्तियों में रहते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी और सफाई की सुविधा विरले ही होती है। आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसी बस्तियां होती हैं जिनका नाम ही कच्ची बस्ती रख दिया जाता है, ठीक है। ये जितने भी गरीब लोग काम करते हैं मजदूरी का, ये सभी लोग अपना पैसा बचाने के लिए इन बस्तियों में रहते हैं, इन कच्ची बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर न तो सफाई की व्यवस्था होती है अच्छी तरीके से, न ही पानी की व्यवस्था होती है। आपने देखा है, कभी आप गए होंगे शहर में, ऐसी जगह देखी होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और लोग अपने कच्चे घर बनाकर रहते हैं। तो ये भी ऐसा ही कहा गया है कि ये मजदूर घरों में भी काम करते हैं और नगर निगम के लिए काम करते हैं, तो उसके बावजूद इनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत गंदा होता है। नगर निगम इन बस्ती वालों को ही दोषी ठहराती है कि जिस जमीन पर ये गरीब लोग रहते हैं, अपना मकान बनाते हैं, वह उसका नहीं होती, वह उनकी नहीं होती और न ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। यानी ये कहा गया है बच्चों कि ये जो कच्ची बस्ती के लोग होते हैं इसके लिए नगर निगम या सरकार ये कहती है कि ये लोग खुद ही गंदे रहते हैं, ये लोग वहाँ से ज़मीन नहीं खरीदते, यानी कि उस ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, साथ ही ये लोग कोई भी कर नहीं देते। जबकि ये बात कही गई है कि जितने भी रिहायशी कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी का मतलब जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, रोड लाइट लगाई जाती है, पार्क बनाए जाते हैं, रोड पे अच्छी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो लोग भी किसी तरीके का कर नहीं देते हैं, यानी दोनों ही कर नहीं देते। फिर भी इन दोनों के बीच में कितनी असमानता है। पाठ में भी आपने पढ़ा कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 20 से 30% ही आय होती है। क्या आपको लगता है कि नगर निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? अब प्रश्न पूछा गया है कि ये जो बस्तियां हैं इनके ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी लोगों को मुहैया कराता है वही गरीब लोगों को भी मिले। ये जो असमानता बताई गई है इस पूरे वाक्यांश में
कि कैसे कच्ची बस्ती के लोगों के साथ में नगर निगम का व्यवहार गलत होता है, जबकि जो अच्छी बस्तियां होती है, जो अच्छी कॉलोनियां होती हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। तो इस असमानता के लिए बताया गया है। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कच्ची बस्तियों की सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या लोगों को बराबर सुविधाएं देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो इसको आप अपने मन से, अपने तरीके से समझकर उत्तर कीजिए। बस्ती में शहर का हिस्सा होता है। बस्ती निवासी भी शहर में काम में अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं। वे मध्यम वर्ग को बहुत सारी सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद अगर बस्ती में किसी तरह की महामारी फैलती है तो इससे न सिर्फ बस्ती बल्कि मध्यम वर्ग का रिहायशी जो इलाका होता है वो भी चपेट में आ सकता है। इसलिए शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी लोगों को मुहैया कराता है वही गरीब लोगों को भी देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। 8वां प्रश्न है, शहर में जन सुविधाएं देने का काम किसका होता है? यानी कि जो भी लोगों को जन सुविधा देती हैं वो कौन देता है? ये बहुत लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों, एक लाइन में इसका उत्तर देना है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि जो भी जन सुविधाएं दी जाती है वो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा दी जाती हैं। दूसरा लघुत्रात्मक प्रश्न है, नगर पालिका का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का। यानी नगर पालिका या नगर निगम 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। अब अंतिम जो हमारा प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न के अंतर्गत ये बताया गया है कि कुछ आपको चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को पहले आपको, इन तस्वीरों को देखना है और इन तस्वीरों को देखने के बाद में आप प्रश्न संख्या 9 और 10 का उत्तर देंगे। ठीक है, 2 प्रश्न है इन तस्वीरों से संबंधित। आपको पहले इन तस्वीरों को देखना है। आप ये तस्वीर भी देखिए, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 भी देखिए। दोनों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? ठीक है, हमने देख लिया। यहाँ पे जो तस्वीर है इसमें जो कुछ लोग हैं जो कचरा बीन रहे हैं और कचरे को इस तरीके से उठा रहे हैं। उसमें से जो भी चीज़ें इनको अच्छी लग रही है, जो भी थैलियाँ हैं उनको चुग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आवारा पशु हैं जो इस कचरे के अंदर से जो भी है, उन कचरे में से जो भी खाने की चीज़ें हैं उसको खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा ये एक तरीका है, ये किसी शहर का है और यहाँ पर जो कचरे हैं डस्टबिन में रखे हुए हैं। यानी कि सभी लोग जो अपना कचरा है वो सड़क पे नहीं फेंक के डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, कचरा पात्र में डालते हैं। और जो फिर बाद में कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और फिर इन डब्बों को अलग अलग तरीके से उठाकर लेके जा रहे हैं। इन डब्बों का रंग भी आप देख सकते हो बच्चों। कचरे जो पात्र होते हैं नीले रंग में हमेशा जो खतरनाक कचरा होता है उसको रखा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलता है, उसको हम रखते हैं। तो ये अलग अलग रंगों में डस्टबिन है, इनको किस तरीके से उठाकर ले जाया जा रहा है। दोनों तस्वीरें देख ली। अब हम इनका प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। पहला है, आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? देखो, इनके लिए सुरक्षा अच्छी है या इनके लिए सुरक्षा अच्छी है, आपको देख के बताना है। बिल्कुल, ये जो दूसरी तस्वीर है इनके लिए सुरक्षा अच्छी तरीके से की गई है। क्यों? क्योंकि इनको कोई संक्रमण नहीं हो सकता। इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, इन्होंने मास्क लगा रखे हैं और ये कचरे को हाथ भी नहीं लगा रहे। कचरा किस में है? डस्टबिन में है। ये नहीं कि इन लोगों को किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई संक्रमण नहीं हो सकता। चित्र 2 में दिखाए गए विधि से कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति सुरक्षित हैं। ये हो गया प्रश्न 9। अब प्रश्न 10 भी बच्चों इसी चित्र से संबंधित है कि पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया उसमें क्या क्या जोखिम है। पहला चित्र कौन सा? ये वाला। इसमें हमें कौन कौन सा जोखिम दिखाई दे रहे हैं, ये जो लोग कार्य कर रहे हैं इनको किस किस तरीके का नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, वो आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले चित्र में जो भी कूड़ा उठाने का तरीका है उसमें निम्न जोखिम है। क्या क्या है? पहले तो कूड़े के निपटारण करने वाले व्यक्ति किसी भी नुकीली या धारदार चीज से घायल हो सकते हैं। जब कूड़ा हाथ से उठाया जाता है तो उस कूड़े में अलग अलग तरीके की पैनी चीजें होती हैं, नुकीली चीजें होती हैं, लोहे की होती हैं या अलग होती हैं। तो जब वो हाथ से उठाते हैं तो वो घायल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये पहली तो ये नुकसान हो गया। दूसरा क्या है? उन्हें संक्रमण हो जाता है। जब वो गंदगी को उठाते हैं तो उनके शरीर में भी वो गंदगी चली जाती है, कई तरीके के कीटाणु उनके शरीर में चले जाते हैं जिससे उनको संक्रमण हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं
ठीक है, और वो बीमार पड़ सकते हैं और यही संक्रमण फिर बाकी लोगों में भी फैल सकता है। जैसे कि सूरत में फैला, सूरत में प्लेग एक जगह पे फैला फिर पूरे शहर में फैल गया। तो इस तरीके से इस जो भी कूड़े निपटान का जो तरीका होता है उस तरीके से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें कौन सा नगर निगम जितने भी हैं उनको इस तरीके को अपनाना आवश्यक होता है। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा पाठ है इसके जितने भी प्रश्न हैं वो हमने कर लिए हैं, कुछ लघुत्तरात्मक भी कर लिए हैं, कुछ निबंधात्मक भी। अब हमारा पूरा ये जो अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। और बच्चों हमने ये जो यूनिट पढ़ी 4 नंबर की यूनिट 4 इकाई वो भी समाप्त होती है, जिसमें हमने ग्रामीण प्रशासन और हमने शहरी प्रशासन दोनों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो ये इकाई भी समाप्त हो गई, ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अगली इकाई का और अगले अध्याय का हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो भी हमारी आमदनी के जो तरीके होते हैं, गाँवों में कैसे लोगों की आमदनी होती है, शहरों में कैसे लोगों की आमदनी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।